हेलो एवरीवन, मैं हूं आदर्श को बहुत। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का जो वीडियो है वो होने वाला है हमारी जो सीरीज चलती आ रही है टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, उसी सीरीज का एक अगला पार्ट। अब इससे पहले मैं कई सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कर चुका हूं। आज जो मैं आपको बताने वाला हूं टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वो है जिस सब्जेक्ट के, वो है कॉन्ट्रैक्ट 2 के संविदा 2, संविदा भाग 2। इस सब्जेक्ट के इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। ये पूरा ही सब्जेक्ट मैंने अच्छे से एक एक टॉपिक आपको समझा दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाकर के देख सकते हैं। इसकी कॉन्ट्रैक्ट 2 की प्लेलिस्ट में जाकर के एक एक टॉपिक को मैंने अच्छे से समझा रखा है, एग्जाम्पल के साथ, केस क्लोज के साथ। अगर आपके एग्जाम आने वाले हैं तो उस सीरीज को पहले अच्छे से देख लीजिएगा। उसमें आपको इसमें जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए वो सारे क्वेश्चन भी उस सीरीज में मैंने उन सबके आंसर बता रखे। तो इस वीडियो में मैं आपको उन सबके आंसर नहीं बताने वाला हूँ, सिर्फ आपको क्वेश्चन बताने वाला हूँ। आंसर चाहिए तो इसकी प्लेलिस्ट में जाना और एक एक टॉपिक, जिसका टॉपिक पे क्वेश्चन है वो टॉपिक देख लेना, उसमें आपको पूरा आंसर मिल जाएगा। अब ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप चाहो तो मुझे यहाँ जाकर के फॉलो कर सकते हो। आपका कोई डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकते हो। यहाँ पर भी मैं काफी सारी अपडेट डालता रहता हूँ, तो आपको चाहो तो यहाँ मुझे जाकर के फॉलो कर सकते हो। कोई डाउट है तो भी पूछ सकते हो। अब आ जाते हैं इस सीरीज को स्टार्ट करते हुए हमारे कॉन्ट्रैक्ट 2 के टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो ये बनता है कि धारणाधिकार किसे कहते हैं। धारणाधिकार किसे कहते हैं, धारणाधिकार क्या होता है, राइट ऑफ लाइन, ये किसे कहते हैं। दूसरा है इच्छाधीन भागीदारी किसे कहते हैं। इच्छाधीन भागीदारी, कौन व्यक्ति इच्छाधीन भागीदारी में हो सकता है, इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। थर्ड है चलत प्रत्याभूति, कंटिन्यूइंग गारंटी, इसके बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है। और फोर्थ और फिफ्थ, ये दो इंपोर्टेंट, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर कॉन्ट्रैक्ट 2 पढ़ रहे हो और अगर ये दोनों टॉपिक के बारे में अभी तक आपको नहीं पता है तो फिर आपने कॉन्ट्रैक्ट 2 पढ़ी ही नहीं है। क्या है, क्षतिपूर्ति की संविदा, इंडेमनिटी, और प्रत्याभूति की सुविधा, गारंटी। इंडेमनिटी और गारंटी क्या होती है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, किसमें दो व्यक्ति होते हैं, यानी कि दो व्यक्तियों की आवश्यकता होती है और किसमें तीन व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। इन दोनों में से किसमें दो पक्षकार होते हैं और किसमें तीन पक्षकार होते हैं, इसके बारे में भी जाना जाएगा। इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है। तो ये दोनों तो आपको अच्छे से याद होने ही चाहिए। अगर कॉन्ट्रैक्ट 2 पढ़ रहे हो और अभी तक ये दोनों ही कंप्लीट नहीं है तो उसका मतलब तो ये है कि अभी तक आपने पढ़ना स्टार्ट ही नहीं किया। अब इस सीरीज के अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले मैं आपको कुछ चीज बता देना चाहता हूं। भाई अगर आपको ये सारे क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद आपको जो है इन सारे ही टॉपिक के ऊपर अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए, जो मैंने नोट्स बना रखे हैं वो नोट्स चाहिए, तो आप वो नोट्स भी ले सकते हो। कैसे ले सकते हो मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको नोट्स के बारे में बता देता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट 2 के सारे ही नोट्स मैंने बना रखे हैं, ज्यादा नहीं, सिर्फ इतने ही नोट्स बनाए जो आपको एग्जाम में लिखना है। किसी टॉपिक के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन के ऊपर आपको एग्जाम में जितना लिखना है उतना ही इस नोट्स में लिख रखा है। सिर्फ 25 या 30 पेज के नोट्स है, यानी कि ये उसी हिसाब से बने हुए हैं जिस हिसाब से आपको एग्जाम में लिखना है। और उन्हीं टॉपिक के नोट्स हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, यानी कि 10-12 इंपोर्टेंट जो टॉपिक है उन्हीं के ऊपर नोट्स है। ये नोट्स है, जैसे आप जाओगे तो ये सारे ही 11 टॉपिक आपको इस नोट्स में मिल जाएंगे। इसके अलावा एक दो छोटे टॉपिक और है, लेकिन मेन ये 11 टॉपिक इस नोट्स के अंदर आपको मिल जाएंगे। इंडेक्स बना रखी है मैंने, सारे ही पेज नंबर भी लिख रखे। पेज नंबर उसी हिसाब से लिख रखे जैसे आप कोई स्क्रॉल करोगे आप किसी भी ऐप में, तो उस ऐप में जो ऐप का जो पेज नंबर चलता है वही पेज नंबर इस पेज पे भी चलेगा, तो आपको ढूंढने में आसानी होगी। जैसे यहाँ देख के डायरेक्ट आप ऐप में 12 नंबर वाला पेज निकाल सकते हो। आपके चाहे नोट्स ऐप में खोल रहे हो, चाहे किसी पीडीएफ व्यूअर में खोल रहे हो, किसी में भी खोल रहे हो, तो आपको वो पेज नंबर मैच हो जाएंगे, तो उससे आपको आसानी होगी। ये सारे टॉपिक आप देख सकते हो। उसके बाद इसमें मैंने क्या किया, सबसे पहले तो मैंने आपकी परिभाषा जो भी इंपोर्टेंट परिभाषा बनती है वो सारी परिभाषा एक साथ लिख दी है। एक साथ यहाँ पे केवल परिभाषा लिखा गया, इनको समझा ही नहीं गया, सिर्फ परिभाषा लिख दी, ताकि क्या होता है जब आप एग्जाम टाइम में रिवीजन करोगे तो आपको डायरेक्ट परिभाषा पढ़ करके उस टॉपिक के बारे में मोटा मोटा अंदाजा लग जाएगा कि इस टॉपिक में क्या था। तो जो परिभाषा एक्ट में दे रखी है वो परिभाषा यूं की यूं मैंने इसमें लिख रखी है। तो आपको यहाँ सबसे पहले तो परिभाषा मिल जाएगी सारी। उसके बाद कई लोगों को तो ये भी नहीं पता, भाई कॉन्ट्रैक्ट 2 पढ़ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट 1 पढ़ रहे हो, 2 पढ़ रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हो, उनको अभी तक ये चीज भी नहीं पता होती है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट में जो है हम पढ़ते हैं टोटल कितनी, 228 धारा है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर 228 धारा है। अब इस कॉन्ट्रैक्ट को दो भागों में लॉ स्टूडेंट पढ़ते हैं, किस किस में, कॉन्ट्रैक्ट 1 में और कॉन्ट्रैक्ट 2 में। तो कॉन्ट्रैक्ट 1 में क्या पढ़ते हैं ये चीज आपको जानना बहुत जरूरी है। कॉन्ट्रैक्ट 1 में क्या पढ़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट 1 में हम पढ़ते हैं कि भाई जिसमें सेक्शन 1 से लगा करके धारा 1 से लगा करके धारा 75 तक, धारा 75 तक हम किसमें पढ़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट 1 में पढ़ते हैं, 1 से लगा के 75 तक। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट 2 जब हम पढ़ते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट 2 में हम कहां पढ़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट 2 में हम पढ़ते हैं धारा 124 से लगा करके 128 तक, 124 से लगा करके 128 तक पढ़ते हैं। तो जो बीच की 76 से लगा करके 123 तक की धारा है वो धारा कहां गई। किसी स्टूडेंट के मन में कुछ कुछ के तो सवाल आता है। अभी रिसेंटली मुझे किसी स्टूडेंट ने ये सवाल मुझे व्हाट्सएप करके पूछा भी था, उसको भी मैंने आंसर बताया था। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। ये जो बीच की जो धारा थी पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ही थी, लेकिन बाद में इनको यहां से हटा दिया। क्यों हटाया गया,
क्योंकि ये जो 76 से लगाकर 123 तक के बीच की जो धाराएं थी वो माल विक्रय से संबंधित धाराएं थी। तो उनको जब माल विक्रय अधिनियम था, माल विक्रय अधिनियम 1930 की धारा 65 के तहत, धारा 65 के द्वारा उन धाराओं को निरस्त कर दिया गया, यानी कि उन धाराओं को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से हटा दिया गया और उनका एक अलग एक्ट माल विक्रय अधिनियम बना दिया गया। तो उसके अंदर जब ये जो बीच की जो धाराएं हैं उन धाराओं को हम किसमें पढ़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं पढ़ करके माल विक्रय अधिनियम के अंदर पढ़ते हैं। तो एक पूरा ही अलग से एक्ट बन गया, इसीलिए हम धारा 76 से लगाकर के 123 को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर नहीं पढ़ते। तो आपको ये पता होना चाहिए भाई 75 पे फर्स्ट खत्म हो गया था तो सेकंड 76 से क्यों नहीं चालू हुआ, 124 से क्यों चालू हुआ, तो ये आपको रीजन पता होना चाहिए। तो ये सारी चीजें भी, ऐसी छोटी छोटी चीजें भी मैंने नोट्स में लिख रखी है, ये देख सकते हो। इसके बाद आता है मेरा फेवरेट सेक्शन। कौन सा मेरा फेवरेट सेक्शन, महत्वपूर्ण धाराएं वाला। इस सेक्शन में मैंने क्या कर रखा है, सारी जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस है इस एक्ट से लगाकर, इस एक्ट से रिलेटेड, वो सारे ही सेक्शन मैंने एक साइड में लिख दिया और उस सेक्शन में किसकी परिभाषा दे रखी है या किसके बारे में दे रखा है वो चीजें सारी मैंने एक साथ लिख दी। तो ये भी एक स्पेशल चीज आपको इन नोट्स में मिल जाएगी। उसके बाद आप जाओगे तो आपको इस तरह से नोट्स स्टार्ट हो जाएंगे। इसमें जैसे क्षतिपूर्ति की सुविधा है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, पहले तो इसके बारे में बता रखा है, इसकी परिभाषा के बारे में बता रखा है, कहाँ इसकी परिभाषा दे रखी है। उसके बाद सामान्य एग्जाम्पल के साथ उसको समझा रखा है। उसके बाद इसके आवश्यक तत्व बता रखे, मतलब जैसे एग्जाम में लिखना होता है उसी हिसाब से मैंने ये नोट्स बना रखे। ज्यादा बड़े भी नहीं, जैसे इस पे आपका कोई क्वेश्चन आ जाता है किस पे, क्षतिपूर्ति की संहिता पे, तो आपको यूं का यूं बस इसको जाकर के लिखना ही है। इसके आवश्यक तत्व है, इसमें दो पक्षकार होते हैं, कौन कौन से क्षतिपूर्ति करता, क्षतिपूर्तिधारी, इनको क्या होता है, हानि की पूर्ति का वचन देने वाला है। तो इस तरीके से आसान भाषा में जैसे मैं आपको समझाता हूँ उसी भाषा में ये नोट्स बना रखे हैं। उसके बाद इसके क्षतिपूर्तिधारी के अधिकार, और ये 2 पेज में ये नोट्स खत्म हो गए। तो अब 2 पेज को जब आप कॉपी में लिखने जाओगे तो ये 4 पेज बन जाएंगे। तो इसी तरीके से मैंने पूरे ही सारे इंपोर्टेंट टॉपिक जो इसमें मैंने आपको इंडेक्स में बताया उन सब के नोट्स बना रखे। आप चाहो तो ले सकते हो। कैसे ले सकते हो, ये व्हाट्सएप नंबर दे रखे, मुझे पर्सनल कांटेक्ट मत करना, ये नोट्स का जिम्मेदारी, मतलब देने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, मैंने बनाया, मेरे ही नोट्स है, परंतु इनको मैं पर्सनली नहीं दे रहा हूँ। ये व्हाट्सएप नंबर दे रखे मैंने, आप यहाँ जाकर के कांटेक्ट कर लेना इनको। 40 या 50 रुपए नॉमिनल फीस जो भी रखी होगी वो आपको ये बता देंगे, वहां आपको मैसेज मिल जाएगा, आप उनको पूछ लेना, वो आपको नोट्स वगैरह दे देंगे। जो भी आप इनसे डायरेक्ट बात कर लेना इस व्हाट्सएप नंबर पे, तो वो आपको बता देंगे। अब आ जाते हैं अगले हमारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। प्रतिभू का दायित्व मुख्य ऋणी के दायित्व से समवर्ती होता है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। प्रतिभू का जो दायित्व है वो मुख्य ऋणी के दायित्व के समवर्ती होता है। श्योरिटी का जो दायित्व है वो प्रिंसिपल डेब्टर के बराबर, प्रिंसिपल डेब्टर के समवर्ती होता है। वो आपको समझाना है कैसे होता है, इस कथन को, इस वाक्य को आपको अच्छे से समझाना। अब ये एक एक क्वेश्चन के आंसर मैं इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूँ, बाकी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी कॉन्ट्रैक्ट 2 की, उसमें सारे क्वेश्चन के आंसर आपको उसमें मिल जाएंगे, तो आप वहां जाकर के देख लेना। उपनिदाता और उपनिधि के अधिकारों और कर्तव्यों का उल्लेख कीजिए। बेलियर और बेली, इन दोनों के क्या होते हैं, इन दोनों के क्या कर्तव्य हैं और क्या दायित्व हैं, इनके बारे में आपको बताना है। उपनिदाता और उपनिहिति, इन दोनों के कर्तव्य और दायित्वों के बारे में बताना है, और ये दोनों क्या करते हैं, यानी कि इनके बीच में अंतर क्या है वो भी आपको ध्यान में होना चाहिए। आ जाते हैं हमारे अगले 4th क्वेश्चन के ऊपर। गिरवी की परिभाषा दीजिए। गिरवी क्या होता है, व्हाट इज प्लीज, प्लीज क्या होता है, इसके बारे में बताना है। उसके बाद यह निक्षेप से किस प्रकार भिन्न है। निक्षेप, एक चीज और ध्यान रखना, निक्षेप उपनिहिति, उपनिहिति को ही निक्षेप कहते हैं, इसका अलग से नाम है, तो आपको यह भी ध्यान रखना कि निक्षेप भी बोलते हैं इसको। ऐसा नहीं हो कि वहां जाकर के आप कंफ्यूज हो जाओ। जो ये बेलमेंट है इसको उपनिहिति और निक्षेप दोनों ही कहते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि निक्षेप क्या है, उपनिहिति क्या है। बेलमेंट आप, इसीलिए मैं बोलता हूं कि भाई लोग के अंदर इंग्लिश के वर्ड हो सके तो आप देख लीजिए, ताकि आपको थोड़ा सा अंदाजा लग जाए। आपको नहीं आ रहा, आपको नहीं पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वर्ड देख लीजिए, उससे आपको थोड़ा तो अंदाजा मिल जाए कि हाँ ये इसी चीज के बारे में बोल रहा है। तो प्लीज किसे कहते हैं इसके बारे में बताना। गिरवी की परिभाषा दीजिए। गिरवी की परिभाषा कहां दे रखी है, क्या गिरवी होता है, इसके बारे में आपको बताना। अगला क्वेश्चन 5th क्वेश्चन है, अभिकरण की संविदा से आप क्या समझते हैं, इसके आवश्यक तत्वों का उल्लेख कीजिए। क्या अभिकरण की संविदा के लिए प्रतिफल का होना आवश्यक है या नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी किसको बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी क्या होता है, इसके क्या क्या आवश्यक तत्व है, क्या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के होने के लिए इसके अंदर क्या प्रतिफल का होना आवश्यक है या नहीं है। प्रतिफल होगा तो ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी होगी या नहीं होगी, इसके बारे में आपको बताना है। तो ये भी हमारा हो गया 5th इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आ जाते हैं 6th इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। क्रेता सावधान के सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए, इसके क्या अपवाद है, इसके बारे में आपको बताना है। ध्यान रहे, क्रेता सावधान का सिद्धांत तो आता ही एक साधारण सी चीज है। क्रेता सावधान का सिद्धांत क्या है कि भाई कोई भी व्यक्ति बाजार में खरीदी करने जाता है तो उसको खुद को ध्यान रखना चाहिए कौन से सामान ले रहा है, कौन से सामान नहीं ले रहा है, उसको जरूरत के सामान ही लेने चाहिए। कोई सामान ले रहा है तो उसको देख परख के लेने चाहिए, खरीदने के बाद दुकानदार की जिम्मेदारी नहीं होती। यही सारी चीजें क्रेता सावधान के सिद्धांत में बता रखी है। नॉर्मल सी बात है, आप आराम से ही लिख सकते हो, परंतु इसके
अपवाद महत्वपूर्ण है। अपवाद के बारे में क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है, क्योंकि क्रेता सावधान का सिद्धांत तो नॉर्मल सा सिद्धांत है, परंतु इसके जो अपवाद है वो थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आपको अपवाद के साथ इसको पढ़ना है। 6th क्वेश्चन को आ जाते हैं हमारे 7th क्वेश्चन के ऊपर। जोखिम प्रथम दृष्टया संपत्ति के संक्रांत होती है, इसको समझाइए। रिस्क फॉलोज द ओनरशिप। जो जोखिम है वो जो संपत्ति का मालिक है उसके साथ रहती है, यानी कि जोखिम प्रथम दृष्टया संपत्ति के साथ संक्रांत होती है। जो संपत्ति है उसके साथ जोखिम हमेशा जुड़ा हुआ ही होता है। तो इस चीज कैसे जुड़ा होता है, क्या है ये, क्या वाक्य है, इसको आपको अच्छे से समझाना है। ये हमारा हो गया 7th इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आ जाते हैं हमारे 8th इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। तो 8th हमारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय भागीदारी अधिनियम के अंतर्गत फर्मों के पंजीकरण की प्रक्रिया का उल्लेख कीजिए। फर्मों का पंजीकरण कैसे हो सकता है, रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म्स, इसके बारे में आपको बताना है। फर्मों के अपंजीकरण का क्या प्रभाव होता है, अपंजीकरण होने पर फर्म की जो प्रॉपर्टी है उसका क्या होगा, जो फर्म के जो एसेट्स है उनका क्या होगा, इसके बारे में भी आपको बताना है। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन भी ध्यान होना चाहिए और उसका अपंजीकरण भी ध्यान होना चाहिए। उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी का वगैरह का क्या होगा, ये चीज भी आपको पता होना चाहिए। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। ये है हमारा 9th क्वेश्चन। माल के प्रति, किसी भी माल के प्रति असंगत विक्रेता से विक्रेता के अधिकारों का निर्णीत वादों के संदर्भ में उल्लेख कीजिए। अनपेड सेलर, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अनपेड सेलर बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। अनपेड सेलर कौन हो गया, जिसको अपने गुड्स एंड सर्विस का अभी तक पूरा पैसा नहीं मिला है, वो कौन हो गया, वो व्यक्ति क्या हो गया, अनपेड सेलर हो गया। तो इसके बारे में पूछ लिया जाता है और इसके बाद ही इसके जो इंपॉर्टेंट केस लॉज है और इसके जो एक दो एग्जाम्पल है, जैसे कि रुई आदि भिजवा दी थी, मैंने आपको ये पढ़ाया भी था, और या फिर एक प्रकार का फिक्स तेल था, वो तेल नहीं गया और उसके पैसे नहीं आए। तो ये जो एग्जाम्पल मैंने बताए थे उस टाइप के एग्जाम्पल भी आपको लिख के आना और केस लॉज भी लिख करके आने हैं। आ जाते हैं हमारे टॉप 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि क्या एक अवैध व्यक्ति भागीदारी फर्म के फायदों में सम्मिलित किया जा सकता है, और अगर किया जा सकता है तो उसके अधिकार एवं योग्यताएं क्या होगी। यानी कि जो भी कोई माइनर व्यक्ति है जो 18 साल से छोटा है, क्या उस व्यक्ति को किसी फर्म में उसके लाभ के लिए जोड़ा जा सकता है या नहीं जोड़ा जा सकता, उसको ऐड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, और किया जा सकता है तो उसकी क्या अधिकार और क्या योग्यताएं होगी। तो मैं इसमें बता दूं कि हाँ भाई उसको किया जा सकता है, लाभ में वो पार्टनर होगा, हानि में वो पार्टनर नहीं होगा, और ये चीजें सारी आपको बता रखी है। अब नोट्स के बारे में वापस बता दूं, नोट्स अगर आपको चाहिए तो इस व्हाट्सएप नंबर पे 7568277445 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप कर देना। कॉल भी हो सकता है, इस नंबर पे नहीं लगेगा, आप सिर्फ व्हाट्सएप कर देना। आपको कौन से नोट्स चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट 1 के चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट 2 के चाहिए, जो भी नोट्स चाहिए वो आप उनको लिख करके बता देना, वो आपको सारी डिटेल भेज देंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो आज का अच्छा लगा होगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं अच्छे से ढूंढ के लेके आया हूँ, इन सबको अच्छे से पढ़िए, और अगर इनका आंसर चाहिए तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है कॉन्ट्रैक्ट 2 की, वहां जाकर के इनके सारे आंसर भी आप देख सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच।